हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित और ईपीएफओ एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी सेक्शन जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 है ये इस सेक्शन में। पहले एक लेक्चर मैंने डाला था, उसको काफ़ी अप्रिशिएट आप लोगों ने किया, सो थैंक्स अ लॉट। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग जो हैं इसका इंटेंशन समझ रहे हैं और जिस मैनर में ये लेसन्स बनाए गए हैं आप उनका इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं और आपने उसको अप्रिशिएट किया है। और बहुत शॉर्ट टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वॉच टाइम देखा है मैंने इन वीडियोस के ऊपर। सो वेरी मच थैंकफुल टू यू। प्लीज़ इनको शेयर करना। और ये लेसन्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसा मैं हर लेक्चर के शुरुआत में बोल रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। आपकी तैयारी में अगर आपने चीज़ें बहुत कम पढ़ी हैं तो भी आप इन लेक्चर्स को बिल्कुल मत छोड़ना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जो है इसके पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसको आप ज्वाइन कर लें, इस लिंक से ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है, नया लेसन जो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उससे। तो अपना जो है सब्सक्रिप्शन जो इसमें होता है सेक्शन यूट्यूब में ऐप में, वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी कम्युनिटी टैब से भी जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आप देखते रहा कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, इक्वलाइजेशन लेवी। बहुत टाइम ये न्यूज़ में आता है और एक टर्म आपने सुना होगा गूगल टैक्स या अमेजन टैक्स, इस तरह से भी पॉपुलरली बोला गया है। मेन इसका टर्म है इक्वलाइजेशन लेवी। ये क्या चीज़ है, ये किससे रिलेटेड है? इनडायरेक्ट टैक्स पेयर से, सोलर सेक्टर, इंपोर्ट से, ई कॉमर्स से या टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स से। तो देखो, लेवी मतलब कोई चीज़ लेवी की जा रही है। कोई जैसे बोलते हैं ना कि ये टैक्स लेवी किया गया है, डाला गया है। तो ये क्या चीज़ है, किससे जुड़ी हुई है? ये देखिए उन एमएनसी से जुड़ी हुई है जिनका फिजिकल प्रेजेंस जो है एक कंट्री में नहीं होता है, जैसे कि इंडिया में नहीं होता है, कहीं और उनका हेडक्वार्टर है, लेकिन उनकी सर्विस जो है वो ऑनलाइन चलती है, इंटरनेट बेस्ड होती है। ई कॉमर्स जैसे है, B2B सर्विसेज जो होती है मेनली उनके लिए है। वो बहुत पैसा कमाती हैं और उनको कोई बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता है जो कि नॉर्मल बिजनेसेस को करना पड़ता है। इसलिए उनके ऊपर ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो लगाई गई थी, 2016 में पहले लगाई गई थी शुरुआत में, और तब से ये चलती आ रही है और बहुत देशों में इसकी बात हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जुलाई 2020 में ये कहा था कि जो डेडलाइन है इसके पेमेंट की, कौन करेगा पेमेंट? ये एमएनसीज करेंगे। गूगल है, अमेजन है, ये जो हैं नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स। इसके लिए डेडलाइन जो बढ़ाने की बात वो मना कर दिया सरकार ने और ये कहा कि जल्दी पे इसको करना पड़ेगा। और पहली इंस्टॉलमेंट भी इन्होंने पे नहीं की थी जुलाई 2020 तक। तो बात यह है कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, ई कॉमर्स बहुत बूमिंगली बढ़ता जा रहा है और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो बिजनेस हैं, जिनकी रिटेल शॉप्स थी, फिजिकल शॉप जो हैं, वो काफ़ी बर्बाद भी हो गए हैं जब से ई कॉमर्स जो है आया है। अब इसको सपोर्ट काफ़ी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी जो ये टैक्सेशन का मुद्दा है ये बड़ा इशू बन गया है और इसको काफ़ी जो है न्यूज़ में उछाला गया है, क्योंकि जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश में इनके खिलाफ में, ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि भाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये अनफेयर प्रैक्टिसेस रखते हैं, बड़ी बड़ी सेल ले आते हैं, फ्लैश सेल ले आते हैं, जिनके अंदर ये बिल्कुल ही एकदम मिनिमम प्राइस के ऊपर चीज़ें बेच देते हैं, क्योंकि इनको तो फ़ायदा उससे भी होता है और पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो ही जाता है इनका। हर आदमी आज के दिन जानता है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इनको सब जानते हैं, गूगल को सब जानते हैं, इनकी सर्विसेज अवेल करते हैं सब लोग, क्योंकि ऑनलाइन होती हैं, बहुत हैंडी होती हैं, तो इनको बहुत कमाई हो रही है। एडवर्टीज़मेंट बहुत एक्सेस में इनको मिलते हैं, तो बहुत कमाई इनकी हो रही है। जैसे यूट्यूब है, अब ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का आपका, तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में तो है नहीं, ये कोई कंपनी इंडिया की नहीं है, ये बाहर की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और सारी दुनिया जो है इसको यूज़ कर रही है, तो ये बहुत कमाई करते हैं। तो ये 6% की इक्वलाइजेशन लेवी है जो 2016 से चल रही है, जिसमें यह है कि रूल कि 1 लाख से ऊपर अगर पेमेंट एक्सीड करता है इस नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, B2B बिजनेस के लिए, तो ये लगेगा। ठीक है, ये रेवेन्यू तो सोर्स करते हैं इंडिया से या किसी और देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके में इनकी बात हो रही है, इटली में इनकी बात हुई है,
तो इन देशों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और जहाँ कमाई कहाँ जा रही है, जहाँ पर जिस देश में बेस्ड हैं वहाँ जा रही है। तो इनका कोई टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं है जहाँ से ये कमा रहे हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में भी अमेंडमेंट हुए हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं, जो सप्लाई ऑफ सर्विस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक्सपैंड कर दिया है इसका एम्बिट जो है इस लेवी का। और ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स जो होती है, जो सर्विसेज के प्रोविजंस हैं, वहाँ पर इसको एक्सपांड कर दिया गया। 2% की लेवी जो है वो और लगेगी और 1 अप्रैल 2020 से लगने वाली है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये इशू है। और DST डिजिटल सर्विस टैक्स इसको बोला गया है, जो एक्स्ट्रा 2% है, ये इन्हीं कंपनीज को लगेगा। इक्वलाइजेशन लेवी अलग है और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है एडिशन में DST डिजिटल सर्विस टैक्स, और इसके साथ एक सरचार्ज भी लगेगा जो टैक्स के ऊपर जो अलग से लगता है, टैक्स के ऊपर लगता है। ये OECD के अंदर जो OECD जो ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यूरोपियन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज अधिकतर इसके जो है मेंबर्स हैं। इन्होंने इनका जो एक फ्रेमवर्क है BEPS का, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग का ये फ्रेमवर्क है, और इसके तहत इसके ऊपर बात चल रही है कि ये जो कंपनीज इतनी कमाई करती है इनके ऊपर टैक्सेशन किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैनर है और बड़ा ही नया ये इशू है दुनिया के अंदर। क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट पे ग्रोथ होती है, चीज़ें वायरल होती है ना, वैसे ही ये बिजनेसेस कुछ ही सालों में वायरल हो गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जो है ऑनलाइन ये जो शॉप्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, लेकिन अब कैसे सब कुछ इन्होंने कैप्चर कर लिया है, सारी दुनिया का बिजनेस इन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो इसमें 2 पिलर्स जो हैं वो उसका उनके ब्लूप्रिंट्स OECD ने दिए हैं। पहला पिलर ये बोलता है कि प्रॉफिट एलोकेशन किस तरह से इनका किया जाए डिजिटल कंपनीज का, और कौन सी कंट्री को जो है टैक्स लगाने का अधिकार होगा। और दूसरा पिलर ये बोलता है कि मैकेनिज्म क्या होगी टैक्स को कैलकुलेट करने की पर जुरिस्डिक्शन, और जो टोटल इनका प्रॉफिट होता है उसमें से कितना परसेंटेज किसको मिलेगा। ये इशू जो है इसके ऊपर बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन BEPS के ऊपर ही है। BEPS का फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने अभी बताया OECD से है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इन्होंने लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए? ये अकेला ऑनलाइन कंपनीज के लिए नहीं था ये BEPS प्लेटफॉर्म। एक्चुअली ये था कि जो बड़ी बड़ी MNCs आ गई हैं, खासकर पिछले 30-40 साल से जो मल्टीनेशनल कंपनीज की बढ़ोतरी हुई है दुनिया भर में, एक कंपनी का बिजनेस कई देशों में फैला हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, टैक्स का अवॉइडेंस करते हैं। 2 चीज़ होती हैं, टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। एक तो इवेड करना, मतलब रूल्स लग रहे हैं लेकिन आप कई घुमा फिरा कर कोई लूप होल का फ़ायदा उठाकर जो है और इलीगल तरीके से टैक्स नहीं जमा कर रहे हो, वो टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी है। एक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि देखिए, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, लेकिन उनके अंदर चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होती हैं, उनको समझना पड़ता है। लागू कराने के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाने पड़ते हैं और ये बनते रहते हैं टाइम के साथ साथ में, जैसे चीज़ें सामने आती हैं तो लूप होल्स रह जाते हैं हर एक्ट में, हर प्रोविजन में, हर रूल्स में, सेट ऑफ रूल्स में। तो उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाती हैं कंपनियाँ, बड़ी बड़ी MNCs, और टैक्स पे नहीं करती हैं। जैसे कि एक देश की कंपनी है, दूसरे देश में काम कर रही है, दूसरे देश और कोई तीसरा कोई टैक्स हेवन कंट्री है, जैसे कि मालदीव्स है, ठीक है, पनामा का नाम आता है, ये टैक्स हेवन्स कंट्रीज़ हैं। टैक्स हेवन कैसे बनते हैं ये? जैसे कि मालदीव्स है, उसका कोई खुद की बड़ी इकोनॉमी जो थी नहीं थी, लेकिन वो टूरिज़्म के हिसाब से बहुत ही शानदार देश है। अब उसमें और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बिजनेसेस जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उस देश ने कहा कि भाई टैक्स नहीं लगेगा, आप यहाँ पर आकर पैसा लगाओ और इनकी ग्रोथ करो, इन बिजनेसेस की, जो हमारे देश में नहीं है। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए कई कंट्रीज टैक्स हेवन्स हैं, उनको वहाँ टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता है या नहीं भी करना पड़ता है। तो ये MNCs जो है अपने बिजनेसेस का जो प्रॉफिट है वो वहाँ पर सोर्स कर लेते हैं और वहाँ पर फिर टैक्स नहीं देते हैं। तो ये जो क्या करते हैं कि ये टैक्स अवॉइडेंस हो गया, टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस किसी एक देश के अंदर भी हो सकता है। इंडिया का बिजनेसमैन है, इंडिया के अंदर ही कोई लूप होल्स का फायदा उठाकर टैक्सेशन के और टैक्स अवॉइड करता है या कम जमा करता है, तो वो टैक्स अवॉइडेंस है। तो ये डिफरेंस है टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस में। इवेजन जो है वो इलीगल है, अवॉइडेंस जो है वो लीगल होता है लेकिन मॉरली गलत है।
बिजनेस एथिक्स के हिसाब से, टैक्स एथिक्स के हिसाब से गलत है, लेकिन लीगल है। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब एक देश के अंदर तो इरोड हो रहा है टैक्सेशन, उसका जो उसका हक है ये टैक्स उसको मिलना चाहिए उस देश के जुरिस्डिक्शन को, वो नहीं मिलता है क्योंकि वो प्रॉफिट को शिफ्ट कर लेते हैं किसी और जगह पर, किसी और जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है, ठीक है। और जो एमएनसीज हैं, खासकर जो अभी जो ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए इसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो टैक्स रेवेन्यू है उसका लगभग कम से कम 10% तो है वो उसका घाटा हो रहा है इसके कारण से, और ये बिलियंस में है, कई 250 से 300 बिलियन डॉलर जो है एनुअली वो उसका रेवेन्यू का नुकसान होता है कई देशों को। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस ये है, क्योंकि ये आर्टिकल 279A में मेंशन्ड है, और ये जो है रिकमेंडेशन देता है यूनियन गवर्नमेंट को जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो देखो इसमें एक चीज़ लिखी गई है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। इसमें लिखा है यूनियन गवर्नमेंट ओनली, ये चीज़ गलत है, ओनली नहीं होगा, ये स्टेट्स को भी देता है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती है, नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है करंटली जीएसटी जो है सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर 4 स्लैब्स में लगाया जा रहा है, 5, 12, 18 और 28। देखो 4 स्लैब्स तो है, बिल्कुल करेक्ट है, मिनिमम 5% है, और हाईएस्ट जो काफ़ी लग्जरी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर 28% तक है। गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर 28% तक लगता है, और जो आइटम्स 28% लगता है, लग्जरी आइटम्स जिनको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आइटम्स हैं जो कि कॉमन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उस स्लैब में डाला गया है, और बहुत प्रोटेस्ट उसके रिगार्डिंग भी होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं उसके कारण। तो ये एक जो सेंटेंस है जो यहाँ पे लिखा गया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ऑल प्रोडक्ट्स, देश में सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ी जीएसटी लग रहा है, अल्कोहल के ऊपर नहीं लग रहा है, आपके पेट्रोल डीजल पे नहीं लग रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे नहीं लगता है। इसलिए ये कहना कि सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर इन 4 स्लैब्स में लगता है ये गलत है। सभी चीज़ें जीएसटी के अंडर में नहीं है, अधिकतर आ चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल है, अल्कोहल है, ये सब। तो इसका आंसर क्या होगा? नन, डी नन, कोई सी भी चीज़ सही नहीं हुई। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A में रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी के मामले के अंदर, और ये 101वां अमेंडमेंट एक्ट था, याद रखना 101वां। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स को चेयर करते हैं, दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ये है। और ये एक फेडरल बॉडी है, बोथ सेंटर और स्टेट जो है दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है, ठीक है। इसका जो डिसीजन होता है वो एक तो बाइंडिंग होता है, रिकमेंडेशन इसकी बाइंडिंग होती है। कैसे होता है इसका डिसीजन? कि 3/4 वेटेज वोट्स का जो है, जो इसके जितने भी लोग इसमें भाग लेंगे उनका 3/4 का मेजोरिटी होगा, और वो डिसीजन इसमें पास होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा एज रहता है, क्योंकि उसका जो वेटेज है वोट्स का वो 1/3 है, और बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंटर के साथ में होते हैं तो फिर वो चीज़ पास हो जाती है। तो मेनली पॉलिटिकल भी हो जाता है मुद्दा कि भाई जो सेंटर की जो पार्टी है, जिसका सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में, अगर वही पार्टी किसी स्टेट में रूल कर रही है तो ऑब्वियसली वो अधिकतर केस में उनके तरफ ही वोट करेंगे, सेंटर की तरफ ही। तो ये भी एक मुद्दा बनता है इसमें। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था, 101वां अमेंडमेंट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सर्विस टैक्स है, ये सेंट्रल वैट है, और स्टेट वैट भी है, और लग्जरी टैक्स है, ये सब जो है इसमें सब्ज्यूम हो गए थे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वैट ऑन अल्कोहल, ये जो है इसमें सब्ज्यूम नहीं हुए थे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लागू होता है। नेक्स्ट है एंटी प्रॉफिटियरिंग, ये न्यूज़ में रहता है, ये क्या चीज़ है? जब से जीएसटी आया है इसका नाम काफ़ी आता है इस फ्रेज का। तो ई कॉमर्स कंपनीज जो कि दूसरी कंट्री में लोकेटेड होती हैं वो कोई एडवांटेज लेती हैं क्या? ये उससे रिलेटेड है। दूसरा है किसी कंपनी की मोनोपोली है मार्केट के अंदर और दूसरों के लिए अनफेयर मार्केट वो हो जाता है, तो क्या वो एंटी प्रॉफिटियरिंग है? या फिर किसी भी तरह से बेनिफिट लिया जाए, कैसे
जब या तो टैक्स रेट का रिडक्शन हो जाए या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम जो जीएसटी में होता है वो इंक्रीज हो जाए, और उस टाइम पर जो है ये कस्टमर्स को पास ऑन किया जाए ये बेनिफिट, ताकि प्राइस जो रिडक्शन हो रही है क्योंकि टैक्स रेट या तो कम हो गई या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बढ़ गया है, और उसके कारण जो है उनको आगे जो सप्लाई चेन होती है उनको बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए वो जो फ़ायदा होता है वो प्राइस में फिर देते हैं फ़ायदा कंज्यूमर्स को। तो ये क्या एंटी प्रॉफिटियरिंग है? तो यस, ये बात करेक्ट है, सी इसका आंसर होगा। समझाता हूँ मैं क्या है। देखो, मैंने जब बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इसमें सब्ज्यूम हुए हैं। पहले क्या होता था, एक कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो बना रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी, उस पर जो है एक्साइज ड्यूटी लगती थी। उसके बाद जो है वो किसी होलसेलर को बेचता है वो प्रोडक्ट, तो वो कुछ उसमें प्राइस ऐड करता है। उसके बाद में वो रिटेलर को बेचता है, वो उसमें कुछ प्राइस ऐड करता है, और उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो हर बार हर स्टेज पे क्या होता था, कुछ उसमें एडिशन होता था, हर वैल्यू के अंदर एडिशन होता था, और हर स्टेज के ऊपर टैक्स उस हिसाब से लगता था। तो कास्केडिंग इफेक्ट आता था प्राइस के ऊपर। टैक्सेस जो है कास्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं टैक्सेशन का, कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक, जैसे होलसेलर तक ये आया, उसके बाद रिटेलर तक गया, तो रिटेलर तक जब ये गया तो हर स्टेज पे कुछ एडिशन हुआ। और इससे पहले भी प्रोडक्शन में भी कई स्टेजेस होते हैं जहाँ एडिशन होता है, जैसे एक लोहा है, फिर उससे जो स्टील बनाया गया, फिर स्टील के बाद में उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया गया, तो उसमें और कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। यहाँ से 100 रुपये का बेचा गया, फिर 100 रुपये का स्टील जो बनाने वाली कंपनी है उसने उसमें 50 रुपये का एडिशन किया, फिर 150 की हो गई। इस तरह से अब टैक्स मान लो कि 150 पे पूरे पे देना पड़े प्राइस पे, और यहाँ पर जो है 100 पे लग रहा है, फिर 150 पे, फिर 200 पे लगता है, पूरा रेट तो वही है और वो पूरा लग रहा है। तो मतलब हर बार बहुत टैक्स देना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली उस चीज़ की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कास्केडिंग इफेक्ट है। तो एक सिस्टम आया जीएसटी के अंदर कि भाई अगर 100 रुपये का वैल्यू का आइटम ये सेकंड लेवल वाला खरीदता है, फिर वो उसमें 50 रुपये ऐड करता है, तो वो जो ऐड करता है 50 रुपये, उसी के ऊपर ही टैक्स देगा 50 रुपये के ऊपर, वो 150 पे नहीं देगा। और ये जो 100 रुपये का जो टैक्स, 100 रुपये का जो अमाउंट के ऊपर टैक्स ये पहला लेवल पे हो चुका है, उसको एक तरह से रिसिप्ट दी जाएगी और वो आगे पास ऑन हो जाएगी, वो इसको दिया जाएगा। वो ये कहेगा कि भाई 100 रुपये का जो ये आइटम है इसके ऊपर टैक्स पे हो चुका है 100 रुपये के ऊपर, अब इसमें जो एडिशन आप करोगे उसके ऊपर ही आपको देना है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। ये जो है अथॉरिटीज़ को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो ये आइटम पहले हमने खरीदा था वो इतने रुपए का था और इस पे इतना टैक्स पे हो चुका है, अब हमने इतना एडिशन किया है, हम इतना ही टैक्स देंगे। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है ये वाला। तो इसमें जो है मान लीजिए टैक्स रेट कम होती है या फिर ये इनपुट टैक्स जो क्रेडिट वाला सिस्टम है उसके तहत उनको फ़ायदा मिलता है, बीच में जो चेन के जितने भी पार्ट हैं। तो जो फ़ायदा मिला वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को होना चाहिए, प्राइस रिडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्राइस रिड्यूस हो ही नहीं रही है, आप लोग पूरे बीच वाले फ़ायदा उठा गए उसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का और इन सब का। तो ये फ़ायदा ना उठाएं, यही चीज़ होती है एंटी प्रॉफिटियरिंग। और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाएगी, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, और सेक्शन 171 जो है जीएसटी जो एक्ट है उसके तहत ही बनाएगी। पहले 2 साल के लिए बनाएगी, लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया है। अभी जो पिनाक चक्रवर्ती हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। और जो अभी बात आई थी कि भाई जो काफ़ी घाटा हो रहा है सरकार को, डेफिसिट काफ़ी बढ़ रहा है, तो नोट छापने चाहिए कि नहीं, तो इसने एडवाइस किया था कि ऐसे नोट नहीं छापने हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए, वो गलत होगा इकोनॉमी के अंदर। तो ये न्यूज़ में भी था। ठीक है, इसके जो डिसीजंस होते हैं इस अथॉरिटी के, उनके अगेंस्ट में सिर्फ हाई कोर्ट में ही अपील हो सकती है। नेक्स्ट है अंडर द जीएसटी एक्ट द परसेंटेज ऑफ एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ स्टेट हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी 14%। मतलब कि ये कहा है कि जो जब जीएसटी लागू हो रहा है 17 से चल रहा है, तो उस टाइम ये बात आएगी भाई स्टेट्स को जो है एक अनुमान लगाया गया, प्रोजेक्ट किया गया कि भाई लगभग 14% का जो है उनका रेवेन्यू का ग्रोथ होगा, जो नॉर्मली अभी इससे पहले हो रहा था उससे 14% बढ़ेगा। तो अगर ये 14% का ग्रोथ नहीं होता है तो जो है वो एंटाइटल होंगे किसके लिए? कॉम्पेंसेशन के लिए, इस स्टैट्यूट के, इस एक्ट के अंदर। अब ये जो कॉम्पेंसेशन जो है वो स्टेट्स को मिलेगा और वो प्रोविजनली कैलकुलेट होगा और वो रिलीज़ किया जाएगा सेंटर की तरफ से। लेकिन क्या वो हर क्वार्टर के एंड में रिलीज़ होगा? नहीं, ये हर 2 महीने के एंड में रिलीज़ होना है, ये रूल है। तो ये बात सही है, ये बात गलत है। ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
सीधी सी बात है, वही पहले जैसे स्टेट अपने अपने टैक्सेस लगाता था, वह स्टेट अपना वैट लगाता था और जो है एक्साइज लगाता था, बहुत सारे जो है स्टेट अपने टैक्स इंपोज करता था, इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो जो है जीएसटी के अंडर आ गए, उसमें सब्ज्यूम हो गए हैं, तो स्टेट वो टैक्स लगा नहीं पाता है। तो पहले जब वो टैक्स लगा के स्टेट अपनी कमाई करते थे, वो कमाई बंद हो गई, क्योंकि अब वो जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी के अंदर जो उनका जो शेयर होता है उससे कमाई होती है। लेकिन मान लीजिए स्टेट जो है उनको जो है उनका रेवेन्यू का ग्रोथ इतना हुआ नहीं, अधिकतर स्टेट्स का नहीं हुआ, और स्टेट सेंटर जो उनको पैसा रिलीज भी ना करे, तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे स्टेट्स। तो वो कहाँ से अपने खर्चे मेंटेन करेंगे? राज्य की भी अपनी सरकारें हैं, वो फिर इकोनॉमिकली जो है वो फेल होने लग जाएंगी। तो ये बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए ये प्रोविजन आया। अब इसमें दिक्कत आ रही है, सेंटर की तरफ से जो है पेमेंट्स में डिले हो रहा है, ये लगभग 2 साल से ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसलिए इसकी बात काफ़ी बढ़ गई है और मीडिया में काफ़ी आया है ये। तो शॉर्टफॉल ऑफ 30,000 करोड़ बताया गया था, 2019 का डेटा है, और प्रोजेक्शन था कि 14% का ग्रोथ होगा, वो नहीं हुआ। कॉम्पनसेशन जो है वो प्रोविजनली कैलकुलेट होगा और हर 2 मंथ के पीरियड के बाद ये रिलीज किया जाएगा स्टेट्स को। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक फ्रेज है, उसके तहत जो है ये कॉम्पनसेशन दिया जाएगा स्टेट्स को। अब ये जो सेस है इसमें क्या क्या आएगा? एक तो जो सिन गुड्स होती हैं, जैसे कि टोबैको है, मॉरली वो गलत है, उसको यूज करना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एडिक्ट होते हैं वो उसको यूज करते ही करते हैं, इसलिए स्टेट उन पर बहुत टैक्स लेता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेता है। सिगरेट, जैसे कि सिगरेट है, बहुत महंगी होती जा रही है। तो ये क्यों? क्योंकि सिन गुड्स है, ये एक ऐसा आइटम है जिसको यूज़ करना पाप होना चाहिए मोरली, लेकिन वो यूज़ होता है और उस पर बहुत टैक्स लगता है। ऐसे शराब होती है तो उस पर बहुत टैक्स लगता है, तो इनके ऊपर सेस भी लगता है। और लग्जरी गुड्स जो होती हैं, जैसे कि नॉर्मल इंसान रहे, जिए, उसके पास जो उसकी इच्छाएं हैं ज़िंदगी की वो पूरी हों, उसके पास घर हो और अपने खर्चे पूरे करने के लिए इनकम हो, कुछ और चीज़ें वो खरीद पाए, बेसिक चीज़ें जो हैं, गाड़ी उसके पास हो। लेकिन गाड़ियों में भी फ़र्क है, एक गाड़ी है 5 लाख की, एक गाड़ी है 20 लाख की, तो 20 लाख की गाड़ी लग्जरी गाड़ी हो गई। इसलिए जो लग्जरी आइटम है, जो लग्जरी अफोर्ड करना चाहता है, उसको ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, ये सही बात है। तो इनके ऊपर जो सेस लगता है वो सेस का पैसा भी सेस में आएगा, और ये सारा जो सेस कलेक्ट होता है पूरे ईयर में, ये कहाँ जाना चाहिए? ये एक नॉन लैप्सेबल फंड में जाएगा। जो कौन सा फंड है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस फंड। अब ये जो कॉम्पनसेशन सेस फंड जो है, ये जाएगा सीएफआई में, जो आर्टिकल 266 हमारा है, उसमें क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें जाएगा, और फिर यहाँ से वो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जो उसके अंदर एक होता है। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस फंड जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्रिएट होगा। अब इससे पेमेंट जो है राज्य सरकार को किया जाएगा। अब इशू ये उठा कि अगस्त सितंबर 2019 से जो है ये डिले चल रहा है, ये मतलब ये जो होना चाहिए पेमेंट वो नहीं हो पा रहा है बहुत सारे स्टेट्स को। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूज इंक्वायरीज मची हुई हैं इस चीज़ के लिए। और उसके बाद तो ये कोरोना वाला फेज़ आ गया था, तो और बुरी हालत हो गई है, तो बड़ा दिक्कत है। इसीलिए जो है ये बड़ा इशू इसका आप देखते हो रिफ्लेक्ट होता है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के अंदर। हर स्टेट जो है वो कंपटीशन कर रहा है, एक तरह से स्टेटों में बहुत प्राइसेस बढ़ी हैं। सेंट्रल का एक्साइज टैक्स जो है वो तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन स्टेट्स भी अपना काफ़ी बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। शराब और पेट्रोल डीजल 2 बड़े सोर्स हैं कमाई के स्टेट्स के पास में, जो धड़ल्ले से जो है बढ़ाए जा रहे हैं टैक्सेस। नेक्स्ट है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो tends to go down during period of economic boom and rise during economic downturn। देखो, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, पहली बात तो क्या होता है? क्रेडिट लोन्स, जैसे अब सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जब इकोनॉमिक बूम होगा, खूब बूम हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो है बढ़िया ग्रोथ हो रही है। बढ़िया ग्रोथ कब होती है? जब खूब बिजनेसेस फ्लोरिश करते हैं, काफ़ी डिमांड है मार्केट में, काफ़ी सप्लाई हो रही है, डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो जॉब्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और बढ़िया एकदम सब चल रहा है, इकोनॉमिक साइकिल काफ़ी बूम पे है। ऐसे में क्या होगा? उनको कॉन्फिडेंस होता है बड़े बड़े प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज को, इंडस्ट्रीज़ को, कि भाई और ग्रोथ आएगी, जितना बेचेंगे उतना फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा,
डिमांड काफ़ी हाई है, तो वो क्या करते हैं, खूब पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि लोन लेंगे, क्रेडिट मिलेगा उनको। तो इकोनॉमिक बूम फेज के अंदर खूब लोन्स दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्योंकि सब पे लागू होता है। तो इकोनॉमिक बूम के टाइम पर क्रेडिट दिया जाना जो है वो ज़्यादा होता है, वो बढ़। तो जीडीपी के रेशियो के ऊपर के रूप में उसको देखेंगे तो क्रेडिट ऊपर है, नीचे जीडीपी है, तो क्रेडिट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये रेशियो ऊपर जाएगा। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक बूम के टाइम पर ये डाउन जाता है, और इकोनॉमिक जब डाउन टर्न होता है, जब इकोनॉमी के अंदर बूम फेज नहीं है, इकोनॉमी के अंदर साइकिल बड़ा कमजोर चल रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, उस टाइम पर ये राइज करेगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत है चीज़ है, ये जस्ट उल्टा होगा। अब क्रेडिट टू जीडीपी गैप क्या होता है, ये चीज़ सही है कि ये डिफरेंस होता है कि एक तो जब निकाला जाए क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, किसी टाइम पर किसी देश में क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो निकाला जाए, और जो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहता है, कई सालों में जो उसका ट्रेंड चलता आ रहा है, अगर उनके बीच में गैप है, मतलब एक एवरेज निकल गया, एवरेज से कितना ऊपर नीचे है ये क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो उस पर्टिकुलर ईयर में, टाइम में, तो वो जो गैप होता है वही क्रेडिट टू जीडीपी गैप कहलाता है। अब ये जो गैप होता है ना, इसको यूज किया जाता है, कौन यूज करता है, मेनली जो बेजल नॉर्म्स जो आते हैं बैंकिंग रेगुलेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। बेजल कमेटी जो है, जो ये डिसाइड करती है कि भाई बैंकों को किस तरह के जो है रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, किस तरह से उनको बैंकिंग करनी चाहिए, उसके लिए बहुत जो गाइडेंस जारी होती हैं बेजल नॉर्म्स में। तो बेजल 3 यूज़ करता है गैप बिटवीन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो को, किसके लिए, कि जो गाइड तैयार करता है वो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स, मतलब ये बताता है ना कि भाई इतना परसेंटेज आप अपने लाइबिलिटीज़ का रखो, ताकि कल को कोई दिक्कत आती है, वो फेल हो जाते हैं, एनपी हो जाते हैं, तो आपके पास एक बफर रहेगा। ये सब जो गाइडेंस बेसल नॉर्म्स में आती है ना, तो उनके गाइड तैयार करने के लिए इस क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो के गैप को वो यूज़ करता है बेसल 3 नॉर्म। तो ये बात करेक्ट है, C 2 और 3 इसका आंसर होगा। पहला गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये देखो, इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 56% है। एडवांस्ड इकोनॉमीज को देखें तो वहां पर ये 150 से 200% के आसपास है, मतलब इतना ज्यादा क्रेडिट का वहां पर ग्रोथ है, दिया जाता है। लेकिन ये जो है, इसके कारण इसका ये रिस्की भी होता है 2008 में, इसीलिए तो ये इतना बड़ा जो है रिसेशन आया। ये देखो, इकोनॉमिक बूम के टाइम पर ये राइज करता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, और ये गिर जाता है जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है। वही चीज़ जो इसमें लिखी हुई थी। और ये CCCB जो है वो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग बैंक्स डिफेंसेस अगेंस्ट बिल्डअप ऑफ सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज। जब भी सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी मतलब कि जो खतरे आते हैं सिस्टमेटिक, कौन से होते हैं, जैसे कि NPA क्राइसिस है, बैंकों ने लोन बांटे, वापस चुकता नहीं हुए, तो बैंक जो उनका एसेट है कमाई करने का, वही फेल हो गया। तो जहां कमाई होनी थी उस लोन से, अब वो एक तरह से बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया उनके ऊपर, फेल हो जाएंगे बैंक उससे। तो ये सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी, ऐसा जब भी होता है तो बैंक अपनी बैंक के पास क्या डिफेंस होगी कि भाई कोई किसी को लोन दिया, वो वापस चुकता नहीं हुआ, तो उससे जिससे कमाई होनी चाहिए थी उससे घाटा हो गया। अब उस घाटे की पूर्ति के लिए क्या करे, क्योंकि बाकी लोग भी थे जिन्होंने बैंक पे पैसा जमा कर रखा है, वो अपना पैसा वापस मांगेंगे, तो वो कहाँ से आप चुकाओगे। तो बैंकों के पास वही डिफेंस है कि वो कुछ अपने पास बचा के रखें, सारा ही लोन में ना बांट दे। तो ये है, तो यही काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स होते हैं। तो बेजल अकॉर्ड जो है वो 3 सिक्वेंशियल बैंकिंग रेगुलेशन एग्रीमेंट्स हैं, बेजल 1, 2, बेजल 3। बेजल 1 1988 में आया था, बेजल 3 2009 में आया था। अब इसको जो लागू करने की जो डेट्स है वो बढ़ती जाती हैं, अभी ये 2022 शायद हो गई है बेजल 3 की। तो ये आया 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंटरनेशनल रेगुलेटरी अकॉर्ड, और इसमें कुछ सेट ऑफ रिफॉर्म्स बताए गए थे। किस लिए बताए जाते हैं ये, ताकि रिस्क जो है उसको कम किया जा सके। बैंकिंग में हमेशा रिस्क होती है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP। ये क्या ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ये ऐसी बात करेक्ट है, न्यूज़ में रहता है ये। और ये मैंडेट करता है, असिस्ट करता है एक्चुअली
सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्मुलेटिंग रिफॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग एन एनालिटिकल बेस। एनालिसिस ये करता है, इसका मेन काम है, रिसर्च का इंस्टीट्यूट है ये। लेकिन ये कहना गलत है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करता है असिस्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी करता है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी करता है पॉलिसी मेकिंग में, इसलिए गलत है। ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड हुआ है, 1860 वाला जो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसमें। और ये इंस्टीट्यूट फाउंड हुआ था 1976 में। और ईपीएफओ का जो एडीएलआई जो स्कीम है वो भी 1976 में ही आया था। ठीक है, थोड़ा याद करा दिया मैंने आपको, रिवाइज करा दिया। तो ये असिस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट्स को, किसमें? पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में और रिफॉर्म करने में, क्योंकि ये एनालिसिस करता है तो इसके पास एनालिटिकल बेस होता है और उसके बेसिस पे ये रिकमेंड करता है कि भाई इस तरह की पॉलिसी बनाओ, ये सब करो। अब ये रिसर्च इन टॉपिक्स पे करता है, ठीक है, पीडीएफ में आप पढ़ लेना इनको, इन टॉपिक्स पे इसकी रिसर्च चलती है। फाइनेंस, एनवायरनमेंट, रूरल अर्बन इकोनॉमिक्स, फिस्कल फेडरलिज्म, गवर्नमेंट डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारे। नेक्स्ट है ईज रिफॉर्म्स, ये न्यूज़ में आए थे। ईज रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। देखो सर्विस की बात है तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, तो क्या ये टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड है? नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक से है, एनएचएआई से है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से है? अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐसे ऑप्शंस के अंदर, लेकिन इसका आंसर होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मेनली इन्हीं के लिए आया था। देखो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की बात आई थी कि भाई जो प्राइवेट बैंक्स हैं, बड़े बड़े एचडीएफसी, आईसीआई, ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस देते हैं। अगले आपके कस्टमर को आना नहीं पड़ता है बैंक में, सब चीज़ें सर्विसेज जो हैं वो उनके घर जाकर दे आते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो चाहे अकाउंट खुलवाना हो, कोई और सर्विस लेनी हो, कुछ भी हो, तो वो डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं। ऐसा पब्लिक बैंकों में नहीं होता है। कभी देखा है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी में इस तरह की सर्विसेज मिल रही हो? नहीं। वो जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक मेनली मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को, उनको ज़्यादा सर्व करते हैं। हालांकि बड़े कॉर्पोरेट्स को भी सर्व करते हैं, लेकिन अधिकतर उनको सर्व करते हैं, और वे गवर्नमेंट के बैंक कहलाते हैं, पीएसबीज। इसलिए ऐसे सर्विसेज वो नहीं देते हैं कन्वेंशनली, और इसीलिए ही वो पिछड़ भी गए हैं कंपटीशन में। तो वो नहीं पिछड़े, उनका थोड़ा विकास हो इस मामले के अंदर मॉडर्न टाइम में, इसलिए ये ईज रिफॉर्म्स की बात आई है। तो उसमें जो है कॉल सेंटर देने की बात है, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ये सब ये बैंक चालू कर भी चुके हैं, आगे भी इसमें वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ईज रिफॉर्म एजेंडा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 2018 में आया था, और स्मार्ट बैंकिंग को ये प्रमोट करता है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करता है इस चीज़ को, और खासकर मॉडर्नाइजेशन को। और बैंकों के अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन भी होता है। देखो ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि बैंक जो हैं लोन देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और बाद में वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, और बाद में वो एनपीएस का बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाता है, और बैंक जो है खतरे में आ जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है। तो फिर क्या होता है, सरकार उनको सहारा देती है, और कैपिटल इन्फ्यूजन बैंकों में होता है, या फिर दूसरी भी किसी कंडीशन में कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे में ये आंख बंद करके तो दिया नहीं जा सकता किसी बैंक को पैसा, तो वो उसकी कुछ परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। तो इस मामले में परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। ठीक है, इसमें 120 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मैट्रिसेस हैं 6 थीम्स के ऊपर, और जिनमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाएगी। और इस तरह से कंपैरेटिव इवैल्यूएशन भी जो है बैंकों का आएगा। ठीक है, कि भाई इस बेंचमार्क पे कितना रिफॉर्म किया और किस तरह से इन्होंने इम्प्रूव किया है इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ यूसीबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो है आरबीआई और जो गवर्नमेंट है सेंट्रल स्टेट वाली, इनके बीच में स्प्लिट होता है क्या? यस, ये होता है। अगर जैसे कि किसी स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल उसमें होगा, और सेंटर का इनका भी रहता है, आरबीआई का भी इसमें रहता है। मतलब जो रेगुलेशन की जो बात है ना, आरबीआई वाला एक्ट भी लागू होता है, और जो है सरकारें भी उसको रेगुलेट करती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये स्प्लिट होता है। लेकिन जो स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो होता है रेगुलेशन, वो या तो नाबार्ड के अंडर होता है, क्योंकि नाबार्ड आरबीआई के अंडर आता है, नाबार्ड के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इन दोनों के बीच में स्प्लिट रहता है। क्योंकि जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो स्टेट्स में होंगे, ऑब्वियसली छोटी जगहों में होंगे, तो वहाँ पर मेनली जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, जो गांव हैं,
रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर नाबार्ड काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं, तो उनके बीच में ये स्प्लिट होता है। ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट है जो रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, अगर वो सिंगल स्टेट में वो चल रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो वो जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो स्टेट के अंदर उसको गवर्न करेंगी। और अगर वो कई स्टेट में मल्टी स्टेट यूसीबी है तो फिर एक सेंट्रल आरसीएस होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सेंटर वाला, वो उसको ऑपरेट करता है, गवर्न करता है। तो क्या ये बात करेक्ट है? यस, ये बात करेक्ट है। तो इनके बारे में बातें रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी आई हैं। जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वाला जो इशू आया था उसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, और उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो हैं उनके ऊपर खतरा मंडराया, मोरेटोरियम लगा दिया। मोरेटोरियम का मतलब है कि भाई कुछ टाइम के लिए ये बैन कर दिया कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई जो है आप लोन बांटना जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनका, तो मोरेटोरियम कहलाता है। तो ये काफ़ी आया है पिछले दिनों। तो दोनों बात सही है, सी बोथ इसका आंसर होगा। ये देखो, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये सीख करता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो लोग पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिटर्स जो होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया। इसमें आरबीआई को थोड़े पावर दी गई है एक्स्ट्रा, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो ये फाइनेंसिंग करती हैं, इनकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा रेगुलेट करे और पावर बढ़ाई है। ये सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं फाइनेंशियल एंटिटीज़ ही होती हैं, और ये कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर ये एस्टेब्लिश होती हैं। कोऑपरेटिव्स का सारा स्ट्रक्चर देश में एस्टेब्लिश्ड है, और इसके अंदर ये फिनोमेना लागू होता है, थीम लागू होती है कि जो कस्टमर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के, वो भी इसके ओनर्स ही होते हैं एक तरह से। तो दो कैटेगरीज की बनाई गई है हमारे देश के अंदर, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में। अब दो तरह के एक्ट लागू होते हैं, एक तो होता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो स्टेट्स में होते हैं, तो या तो उसके अंडर रजिस्टर होंगे, या फिर ये मल्टी स्टेट हैं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 का है, उसके अंदर ये जो है रजिस्टर्ड होंगे। तो दो तरह से रजिस्टर्ड होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इनका रेगुलेशन जो है वो आरबीआई और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के बीच में स्प्लिट होता है। ये दोनों के ही जो है रेगुलेशन इसमें लागू होते हैं। और जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का शेयर होता है रेगुलेशन के अंदर। रजिस्ट्रेशन की जहां पर बात है तो ये रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर। अगर ये एक स्टेट में काम कर रहा है तो जो स्टेट का जो आरसीएस है उसके अंडर, या मल्टी स्टेट है तो फिर एक सेंटर आरसीएस होता है सीआरसीएस, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये जो एक्ट आया है, अमेंडमेंट जो एक्ट आया है, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस जो है वो तब जारी होता है जब ये इनका सत्र चल नहीं रहा होता है पार्लियामेंट का, उस टाइम पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश प्रेसिडेंट जारी करता है। तो वो आया था, अब उसको जो है एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें कुछ जो है चीज़ें नई आई हैं। एक तो ये कहा है कि जो ये शेयर्स इशू करते हैं या सिक्योरिटीज़ जो कोऑपरेटिव बैंक इशू करते हैं, उसमें अगर वो अपने मेंबर्स को या किसी और को जो है जारी कर रहे हैं तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, आरबीआई जो है एग्जेम्प्ट कर सकता है, मतलब छूट दे सकता है किसी कोऑपरेटिव बैंक को या किसी क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब किसी ग्रुप जो एक डिसाइड कर दिया भाई इस बेसिस के ऊपर ये कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, इनका ग्रुप बन गया, तो एक ग्रुप ऑफ या क्लास ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को या किसी एक बैंक को एग्जेम्प्ट कर सकता है। किससे? कि जो एक्ट लागू होता है उसके प्रोविजंस लागू होते हैं वो इस पर नहीं लागू होंगे, कुछ सर्टेन प्रोविजन जो इस पर लागू नहीं होंगे, तो इसमें आरबीआई को पावर होगी, वो एग्जेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, उनको आरबीआई सुपरसीड कर सकता है अप टू 5 years। कंडीशंस लागू होंगी, उन कंडीशंस के अंदर आरबीआई उनको सुपरसीड कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा सकता है वहां पर, ठीक है। और जो एक स्टेट के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो एक स्टेट में, ये तो बात थी मल्टी स्टेट वाली, आरबीआई वाली, मल्टी स्टेट में जो चलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो एक स्टेट में चल रहा है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट से जो है आरबीआई कंसल्ट करेगा और फिर आरबीआई सुपरसीड कर सकता है वहां पर भी। ये है।
और सेंट्रल बैंक जो है, जो आरबीआई है हमारे देश का, वही सेंट्रल बैंक है, उसको पावर दे रहा है ये एक्ट कि वो एक स्कीम इनिशिएट कर सकता है रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन की, बिना मॉरेटोरियम लगाए। एक तो ये होता है कि भाई मॉरेटोरियम लगा दे आरबीआई कि भाई ये बैंक जो है बिल्कुल फेल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये ना तो लोन बांट सकता है, ना ही ये कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, इस पर मॉरेटोरियम लगा दो 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे। तो एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है कि कोई स्कीम निकाले उसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन करे उसका, या किसी बड़े में उसको मिला दे, एमलगमेट कर दे, तो उसके लिए स्कीम ला सकता है। तो ये पावर आरबीआई को मिल रही है इसमें, ये इसमें डेफिनेशन लिखी गई है मॉरेटोरियम वाली, ठीक है। अब जो एक्ट है रेगुलेशन वाला आरबीआई का, वो किस पे लागू नहीं होता है? एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है पीएसीएस, इन पे लागू नहीं होता है, और कुछ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक होते हैं उन पे लागू नहीं होता है, और दूसरे जो एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है वो वाले छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन पे ये प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। आरआरबीज आरबीआई रेगुलेट करता है और सुपरवाइज नाबार्ड करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये बात सही है, आरआरबीज जो हैं वो जॉइंटली ऑन होते हैं सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक के द्वारा, तो ये बात भी करेक्ट है, शेयर होता है इसमें। तो जो आरआरबीज जो होते हैं उसके अंदर जो कैपिटल इन्फ्यूज होती है उसमें शेयर किस प्रोपोर्शन में होता है? तो सेंटर का 50% होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है वो स्पॉन्सर करता है रीजनल रूरल बैंक, तो 35% उस स्पॉन्सर बैंक का होगा। तो दोनों बात सही है, सी बोथ इसका आंसर होगा। ये देखो, अभी आरबीआई ने अलाउ किया है जो रीजनल रूरल बैंक जो हैं उनको एलएएफ फैसिलिटी जो होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के पैसा उठाते हैं, वो एलएएफ विंडो जो है वो उनके लिए भी ओपन कर दी गई है। पहले ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए थी, अभी इनके लिए भी ओपन कर दी गई है, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी ओपन कर दी गई है। और एमएसएफ फैसिलिटी जो होती है, जिसमें थोड़ी 1% इंटरेस्ट रेट हाई होती है, वो भी इनके लिए ओपन कर दिया गया है। कॉल नोटिस मनी मार्केट जो होता है, जिसके अंदर एकदम ज़रूरत पड़ गई बैंक को तो वो पैसा उठाता है, एक तरह से कॉल करके, जैसे बोलते हैं ना कि ओवरनाइट कॉल करके, या किसी नोटिस के ऊपर वो पैसा उठाता है। तो ये सारे विंडो इनके लिए ओपन कर दी गई हैं अभी प्रेजेंटली। इससे पहले जो आरआरबी जो हैं वो परमिटेड नहीं थे इनके लिए। आरआरबी जो होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, रीजनल इनका बेस होता है, रूरल ओरिएंटेड ये होते हैं, ठीक है। जो एक्ट आया था, रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया था 1976 में, उसके तहत ये एस्टैब्लिश होते हैं, और रेगुलेट आरबीआई करता है, सुपरवाइज नाबार्ड करता है। याद रखना ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना अलग अलग है। ओन कौन करता है? जॉइंटली ओन करते हैं। मालिकाना हक किसका होता है? सेंटर का होता है 50%, तो 15% स्टेट गवर्नमेंट का और 35% स्पॉन्सर बैंक का होता है। मैंडेट इसका ये होता है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं, छोटे गाँव में, छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, तो उनकी क्रेडिट नीड्स को पूरा करना, रीजनल इम्बैलेंस को कम करना, और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ में सहारा देना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं पिछले कुछ दशकों में आरआरबीज। नेक्स्ट सॉरी, ये आपके आज लेसन के क्वेश्चंस पूरे होते हैं, एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, रिपीट करके पढ़ना, छोड़ना मत कुछ भी। बड़ा ही जो ऐसा सेक्शन है कि जो नॉर्मली याद नहीं रहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से, इसलिए मैंने डाला है। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग। इट वॉज अमित सैनी, प्लीज़ इसको शेयर